चलो जी। सो तुमसे कह रहा है कि अंडरलाइन ऑल द क्वांटिटीज दैट आर एसआई बेस क्वांटिटीज। तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास है इलेक्ट्रिकल करंट इज अ बेस क्वांटिटी एंड टाइम इज अ बेस क्वांटिटी। फाइन। अच्छा जनाब। Is the two condition in which the above, okay, so this equation was actually ut plus half at squared, see, right? So, and they consider this factor zero. This means they're releasing the object from the rest. Okay, this is the first, or this should be the first condition. The second condition would be the resistive forces or the air resistance should be negligible. Okay, so initial हम ये देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। acceleration constant अगर लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी हाँ जीरो, एक्सेलरेशन यार मुझे मजा नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर आप कांस्टेंट लिख रहे हो ना, तो वो कंडीशन, चलो शायद देखते हैं मार्किंग की, देखते हैं क्या कह रहा है। सो इनिशियल वेलोसिटी शुड बी जीरो। ओके, एंड आप कह रहे हो कि अच्छा जी, दूसरी क्या चीज़ मैंने कहा? रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस। शुड बी, हाँ जी, नेग्लिजिबल। ओके, परफेक्ट है। देखते हैं कि मार्किंग की वाले क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, इनिशियल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट यूनिफॉर्म एंड स्ट्रेट लाइन, हाँ दे आर एक्सेप्टिंग। अगर हम नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस, अच्छा चलो ये नहीं, ये कंडीशन बन नहीं सकती वैसे। द थिंग दैट आई रोट इज मे बी नॉट पॉसिबल, राइट? तो इसको नहीं लगाते। सो ये गलत हो जाएगी इससे। सही, उसकी वजह ये कि इफ द एयर रेजिस्टेंस इज लेट से प्रेजेंट एंड इट इज कांस्टेंट, राइट? So there will be resultant force that produces the acceleration, constant acceleration. So हम ये कह सकते हैं कि there should be constant acceleration. सही है, constant acceleration. ओके, और rather than saying कि वो आपके पास दूसरी चीज़ होनी चाहिए। चलो आगे आ जाओ। अच्छा जी, कौन रीड करेगा भाई? एनीवन? राफे से करवा लेते हैं, राफे बड़े दिनों बाद आ रहे हैं। राफे प्लीज रीड कर लेगा। The variation with time t of the velocity v of a car that is moving in a straight line is shown in figure 1.1. अच्छा जी, बाय द वे एक बात बताओ कि स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ग्रेडियंट क्या बताएगा, एरिया क्या बताएगा? So gradient acceleration बताएगा, area ओके, displacement बताएगा। और अच्छा जी, अब मुझे बता सकते हो कि ये ग्राफ किस चीज़ को रेफर कर रहा है? कोई है ऐसा सिनेरियो दिख रहा है, समझ में आ रहा है? क्या मतलब किस चीज का रेफर कर रहे हैं, मतलब गाड़ी कोई, को? अबे मतलब गाड़ी को तो रेफर कर रहा है, लेकिन गाड़ी का मोशन किस तरह से होगा? देखो उसने कहा है कि द कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके, ये भी आपको बता दिया। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में कोई टर्निंग वगैरह आ रही है, या क्या सीन है, कुछ आपके जहन में आ रहा है? यानी ये जो नेगेटिव 12 सेकंड्स के वेलोसिटी है। बाद हम्म। डायरेक्शन चेंज हो रही है मेरे ख्याल से। 12 सेकंड के बाद डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऐसा कह रहे हो? अच्छा जी, डायरेक्शन वैसे यहाँ पे चेंज होनी चाहिए। सही है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है देन वी से कि भाई द डायरेक्शन चेंजेस एट दिस पॉइंट। ओके, लाइक इफ यू हैव द डिस्प्लेसमेंट, इफ यू हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ with the same shape, so you say at this point direction changes. Okay, but for the speed time graph, these are the point that shows the direction change. Okay, because these are the point where you change when you where you change negative and positive sign, तो वो आपके पास जो है velocity, resultant velocity becomes zero, and then start increasing in the opposite direction. Okay, fine, आगे आ जाओ। कहाँ गया Compare भाई? coordinates the acceleration of the car at time t equals to 8 seconds and at time t equals to 14 seconds in terms of magnitude and direction. ओके, सो एट टाइम t इक्वल्स टू 8, ये आ गई है, एंड एट टाइम t इक्वल्स टू 14, ये आ गई है। सर वैसे जो आप कह रहे थे जो डायरेक्शन चेंज होती है 12 सेकंड्स में, वो जब होगी जब पॉजिटिव होगा ग्राफ। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन चेंज होती है ना?
अच्छा, अगर से पॉजिटिव होता तो 12 पे होती। नहीं नहीं, तो फिर डायरेक्शन चेंज नहीं होती उसमें, फिर कुछ भी नहीं होता वो, मतलब अच्छा वो सर। कुछ और ही हो रहा होता वो सही, मतलब यहाँ तक एक्सेलरेट हो रहा होता है, फिर डिसेलरेट हो रहा होता है, बस ये दैट्स इट। बट यहाँ पे अच्छा सर। अभी अभी ये एक्सेलरेट हो रहा है, सही है, सेम वेलोसिटी बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, सही है। मतलब मे बी पॉसिबल कि ऐसा कुछ सिनेरियो है कि भाई लेट्स से दिस इज ए स्टार्टिंग लाइन, ओके, स्टार्टिंग लाइन, एंड जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट में भी जो है, यहाँ से कोई स्टार्ट नेगेटिव, अगर नेगेटिव ले रहे हो तो यहाँ से स्टार्ट होकर यूं टर्न हो रहा है, सही, टर्निंग एट 4 सेकेंड, ओके, एंड देन इट मूव बैक, ओके, एंड देन वो यहाँ तक जा रहा है, एंड लेट्स से दिस इज लेट्स से 12 सेकेंड, सही है, 12 सेकेंड, सो ये वाला जो पोर्शन है, इन दिस पोर्शन इट एक्सेलरेट्स, ओके, एंड इन दिस पोर्शन इट डिसेलरेट्स, ओके, ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से बन रहा है, राइट, एंड इन दिस दे कंसिडर दिस डायरेक्शन एज नेगेटिव एंड दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, राइट, सो you can see that the velocity in the above region is all positive and the velocity in this region is negative, so that is why ये negative के अंदर है, then there is a direction change and all the things are in positive, and जो आपको बता रहा है कि आपके पास जो है वो acceleration deceleration हो रही है, सही, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरे को लग रहा है, ओके, एंड अच्छा जी, 8 सेकेंड का टाइम आ रहा है, सही है, सो 8 सेकेंड पे हमारे पास, अच्छा जी देख लो भाई क्या होगा, एनी आइडिया यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन लग रही है? दिस पॉइंट आई थिंक हैज lesser acceleration than this point, okay, 14 पे steeper है gradient. हाँ, तो 14 पे डिसेलेरेशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम है, ओके, सो lesser magnitude at t equals to 8 second, okay, then at t is equals to 14 second as the gradient is steep at 14, okay, and you can से कि डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, राइट, डायरेक्शन चेंज तब होगी जब आप जो है वो आपका ग्राफ जीरो को पास करेगा, राइट, सो दैट शोज डायरेक्शनल चेंज, ओके, क्या ये बात समझ में आती है? जी सर। अच्छा जी, चलो, ओके, सो द डायरेक्शन remains the same, ओके, अच्छा बाय द वे, लेकिन एक सेकेंड, एक प्रॉब्लम है, कंपेयर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, सही है, फिर हम ऐसे नहीं लिख सकते, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमारे पास सेम है यहाँ पे, राइट, इस वाले पोर्शन में वी हैव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम, राइट, बट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट सेम, राइट, बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट, बिकॉज ऑफ द चेंज इन ग्रेडियंट, सो आप कह सकते हो कि एक्सेलरेटिंग इन दिस पोर्शन और डिसेलरेटिंग इन दिस पोर्शन, राइट, एंड एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन बेसिकली shows the direction, okay, clear हुआ, so either you can write acceleration and deceleration, or you can write opposite direction, or you can write something that shows that they are not, the accelerations are not in the same direction, okay, और जो मैंने ऊपर अच्छा। बात की थी वो मैंने वेलोसिटी की बात की थी, ओके, सही, तो उसको मिक्सअप मत करना प्लीज, सही है, जी सर। अच्छा जी, चलो, सो हमारे पास आ जाता है कि भाई द acceleration is क्या लिखें, the acceleration is the, अच्छा, the direction of acceleration लिखूंगा, the direction of acceleration is opposite to the acceleration, or the direction of acceleration at
14 सेकेंड, ओके। थोड़ा सा इसको सही कर लो। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, अच्छा जी, सो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एट, टाइम पे मेंशन कर दो, एट 8 seconds is opposite to the direction of acceleration. Yeah, in this portion it is accelerating, in the other portion it is decelerating. देख लेते हैं कि इसी से काम चला रहे हैं. The magnitude of the acceleration is less than that. Okay, the direction of acceleration at this is opposite to that. Okay, fine. आगे आ जाओ भाई. Determine the magnitude of the acceleration of the car at time t equals to 4 seconds. हम्म. T सर equals to 4 ये seconds. एक्सेलरेशन की समझ नहीं आई इतनी अच्छी तरह। ब्रो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन ना, बस वो मैंने लिखा है. यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि ग्रेडियंट पॉजिटिव है. यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर रहा, डिसेलरेट कर रहा है बिकॉज द ग्रेडियंट इज नेगेटिव. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई ओवर हियर द कार इज एक्सेलरेटिंग एंड इन दिस पोर्शन द कार इज डिसेलरेटिंग. और आप इसको अब उल्टे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो कि द एक्सेलरेशन इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द एक्सेलरेशन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट. आप ऐसे भी कह सकते हो. क्लियर हो गया? तो सर इधर ये कार की डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, सही. ओके। और ये जो थी ये डायरेक्शन ऑफ कार मैंने आपको बताई थी, सही. ओके, चलो जी. ओके। acceleration at t equals to 4, 4 सेकंड पे you cannot find the acceleration at t equals to 4 only, क्योंकि आपको पता है कि acceleration is basically the gradient of this graph, so you have to take 2 points. Okay, and also you cannot write a zero acceleration at this point because the velocity is zero, right? Because acceleration refers the whole portion of the motion. Okay, it's not refer to a point only. Okay, so you can consider 1 point, this one, 0, -10, एंड दूसरा पॉइंट ले लोगे, मे बी ले लो 4, 0. ओके, सो सर कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं ना, क्योंकि कोई वो भी ले कांस्टेंट सकते हो. होगा हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी. जीरो, अच्छा जी, 0, -10 एंड 4, 0, राइट. एंड यू ऑल्सो हैव टू मेंशन के which give you the acceleration. So gradient is equal to the acceleration. Okay, so now आपके पास क्या होगा? -10 minus 0 divided by 0 minus 4. Okay, so you'll get 10/4, 2.5. Okay, चलो जी आगे आ जाओ. The car is at point x at time t equals to 12. अच्छा जी, अब इसमें क्या कर सकते हैं? The displacement of the car at t equals to 12. At t equals to 12. Okay, so since they're asking for the displacement, we have to find these two distances. Okay, and we have to subtract them. Okay, so displacement equals to area. फिर वो तो जीरो से कह रहा है लेकिन। क्या चीज? हाँ, तो वही से बोला मैंने. नहीं या मैं कह रहा हूँ वो इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है। ऐसा बोलो. हाँ लग सकती है, वो भी लग सकती है. तो वही लगेगा। वो फाइनल 20 ले लें और इनिशियल जीरो ले लें। इनिशियल नेगेटिव, नेगेटिव 10 लेगा ना. जीरो तो टाइम है, जीरो तो टाइम दिया है ना उसने. एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो. समझ रहे हो? सो डायरेक्ट डायरेक्ट एरिया ले लो, जिंदगी सुकून में आ जाएगी. 1/2 इंटू इंटू 10, नेगेटिव मैं नहीं ले रहा हूँ, इंटू 10 एंड 4. सही है. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विल बी वन. ओके, टेक्निकली तुमने इसके साथ नेगेटिव साइन लगाना होगा, इसके साथ पॉजिटिव लगा लोगे, एंड यू विल बी 8 × 20. ओके, बेस इनटू हाइट. ओके, सो यहाँ से आ जाएगा -20 प्लस 4 × 2 = 8. ओके, सो 60 आ रहा है. ओके, डिस्प्लेसमेंट इज 60. यार मर्जी है ना, कॉमन सेंस लगाओ, इसमें भूलने की क्या बात है.
इब्राहिम इसमें क्या भूलने की बात है? अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे तो ना लगाओ, कोई मसला नहीं। लाइक इफ समबडी ओके, इफ समबडी डू इट दैट वे, ओके, तो भी कोई मसला नहीं है, सही, उसको फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। बस ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन आना चाहिए, और वो कोई एक डायरेक्शन का आएगा नेगेटिव साइन, ओके। दो डायरेक्शन के नेगेटिव साइन नहीं आ सकते, ओके। कोई भी एक डायरेक्शन का नेगेटिव साइन आएगा, सिंस वी आर फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट, okay, so this is the distance, this is also the distance, okay, and there should be negative sign यहाँ पे लगा दो, क्योंकि it is in the negative, it is with the negative sign, right, so that is why, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई होशियारी नहीं करनी है, राइट, समझ रहे? तो खैर, चलो ये निमट गया, आगे आ जाओ। टाइट क्वेश्चन आगे इमाद करवाएगा। इमाद प्लीज रीड द क्वेश्चन। A high altitude balloon is stationary in still air. A solid sphere is suspended from the balloon by a string as shown in figure 2.1. The volume of the balloon is 7.5 meter cube. The total weight of the balloon, string, and the sphere is 65 Newton. The upthrust acting on the spring and the sphere is negligible. Calculate the density of the air surrounding the balloon. So use density equals mass over volume. ओके, बट उसमें प्रॉब्लम ये होगा, वॉल्यूम ऑफ द balloon is this much, the weight of the balloon and the string and the sphere is this much, okay. The thrust acting on the balloon is negligible. Calculate the density of the air. लेकिन डेंसिटी ऑफ द एयर हमने निकालनी है, वॉल्यूम हमारे पास है, मास क्या लें हम? 65 लेने So की, you can use 65। 65 divided by 9.81. है नहीं यार, मतलब सेंस नहीं बन रहा, समझ में तो आ रहा है लेकिन सेंस नहीं बन रहा, सेंस बनाते हैं। The density of the air surrounded by the balloon, the string, the total weight of the balloon, string, and the sphere. So 65 is basically referring to the balloon, sphere, and the string's mass. We are they're asking us to find the density of the air surrounding the balloon. Okay. अगर हम फॉर्मूला लगाएं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, राइट, and density is okay, density times volume, and mass is basically rho over g, so w, okay fine, but why? Okay, sorry, मिल गया आंसर। So they said that at a high altitude balloon is stationary, okay, which means whatever the total force acting downward, there should be the total upward force that makes the balloon stationary, okay, or that keep the balloon stationary, right? So, Wait, sir. mhm, The upthrust acting on the string and sphere is negligible, right? So why are we taking? there should be some other force, something, Oh, okay. because other than that, the balloon won't be stationary in the air, right? It will fall if there isn't any force acting, okay? So there should be some force, there should be some force that act upward, okay, and there should be some force that balances the balloon, okay? So. mm, So the upthrust acting on the string and the sphere. They're also mentioning that the upthrust acting on the string and the sphere is negligible. Okay. They didn't mention that the upthrust on the balloon is also negligible. Okay. Clear? So we consider the upthrust on the balloon, not on the string and sphere, and it should be equal to the weight. Okay. So this makes a complete sense, and then you can do your calculation. Okay. So upthrust on the balloon. Okay, balloon, okay, should be equal to the weight of dot dot dot, okay, and the thrust of the balloon is rho gv, and the weight of the balloon is w, okay. So rho is to be found, and यहाँ से निकालो भाई, 65 divided by 9.81 into volume is 7.5, how much? 0.88. Okay,
0.88 सही परफेक्ट। है, अब थ्रस्ट और वेट को इक्वेट क्यों किया? बताता हूँ भाई, 0.88 परफेक्ट। देखो उसने कहा कि द बलून इज स्टेशनरी इन द एयर। ओके, स्टेशनरी मीन नो रिजल्टेंट फोर्स। ओके, स्टेशनरी मीन रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, राइट? रिजल्टेंट फोर्स जीरो का मतलब है देयर शुड बी अपवर्ड फोर्स विच इज वेट एक्टिंग ऑन द whole system, and there is a sorry, downward force, and there is a upward force acting on the balloon, and that is its upthrust. Okay, so हमने कहा since it is stationary, which mean the resultant force is zero, which mean the upward force should be equal to downward force. Okay, and इस वजह से हमने कहा, समझ रहे? यस। सर ये अगर हम डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम करेंगे उससे भी सेम आंसर आ रहा है। अबे वो आंसर तरीका सही गलत है। है। नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं है। जो काम आप ये कर रहे हो ना कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, सही है, फिर मास को आप रिप्लेस कर रहे हो डब्ल्यू ओवर जी से, राइट? तो उससे भी सेम आंसर पे पहुंचोगे, बट द प्रॉब्लम इज कि उसमें जो फिजिक्स लग रही है वो सेंस नहीं बना रही ना, समझ रहे हो? मतलब आप डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम ले तो रहे हो, फाइन, लेकिन डेंसिटी आप किस चीज की ले रहे हो? एयर की ले रहे हो, सही है। और मास किस चीज के ले रहे हो? पूरे सिस्टम का ले रहे हो, समझ पा रहे हो? हम डेंसिटी किस चीज की ले जी रहे हैं? सर। हम डेंसिटी जो निकाल रहे हैं वो तो एयर की निकाल रहे हैं, राइट? एयर की निकाल रहे हैं, एंड जो मास, जो वेट दिया हुआ है उससे जो हम मास निकाल पा रहे हैं वो किसका निकलेगा? वो तो इस पूरे सिस्टम का निकलेगा, वो तो एयर का नहीं निकल रहा, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस मेक्स द इनकरेक्ट फिजिक्स। सो प्रोबेबली वो शायद नंबर ना दे इसका, मे बी, राइट? ऑल्दो कैलकुलेशन वाइज आंसर सही आ रहा, बट मे बी एग्जामिनर रिपोर्ट अगर होती तो हम इसमें चेक कर सकते थे, वो मे बी इसका नंबर ना दे। ओके, कि जो है ना, दिस इज एन इनकरेक्ट फिजिक्स, सही है। क्योंकि डेंसिटी जिस चीज की होगी, मास भी उसी चीज का होना चाहिए। इफ यू आर टेकिंग द इनकरेक्ट मास एंड इनकरेक्ट डेंसिटी, तो ऑब्वियसली बात है ऑल दो आंसर सही आएगा, बट वो इनकरेक्ट फिजिक्स बन रही है। ओके फाइन, आगे आ जाओ भाई। The string breaks, releasing the sphere. State the magnitude of the acceleration of the sphere immediately after the spring breaks. So 9.8. 9.8, ओके फाइन, मूव ऑन। State and explain the variation, if any, in the magnitude of acceleration of the sphere when it is moving downwards before it reaches terminal constant velocity. Sir, initially is 9.81, and as the velocity increases, the drag force, the air resistance increases, so ओके, the acceleration decreases, and when it's in terminal velocity, it's the ओए acceleration is zero. वहां तक नहीं जाना, बिफोर 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 रहना है। ओके, सो दैट्स इट, फाइन। So basically they are talking about the acceleration, right? They are interested in the acceleration. So आप कह दोगे कि भाई अच्छा जी, when a string breaks, okay, the sphere falls, okay, and its velocity increases, okay, which increase the drag force, okay, ये बात हो गई। अच्छा जी, which increase the drag force। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा? Okay, so this, सर ड्रैग फोर्स की जगह ये रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। हाँ कह सकते हो, this causes the resultant force to decrease. Okay, do not write decreases to zero. Okay, do not write that because उसने bold letter के अंदर बोला हुआ है कि downward before reaching the terminal velocity. Okay, so this causes the resistive force to decrease, and hence the acceleration will will also decrease. Okay, चलो क्लियर हो गया? सर ये पॉइंट समझ नहीं आया। दिस कॉज द रेजिस्टेंट फोर्स टू डिक्रीज। क्या मतलब? रेजिस्टेंस नहीं है भाई, रिजल्टेंट है ये। अच्छा सर। रिजल्टेंट फोर्स टू डिक्रीज। ओके, चलो आगे आ जाओ भाई। The sphere has a mass 4 kgs. Calculate the total resistive force acting on the sphere at an instant when its acceleration is 1.9. So we use weight minus the resistive force equals mass times acceleration.
Okay, so weight minus the resistive force is equals to ma. Okay, and weight is the sphere has a mass of 4, so weight हो जाएगा 9.81 minus F equals ma. So the सर mass हम is वेट वो जो उन्होंने पीछे 65 न्यूटन दिया है वो नहीं यूज कर सकते? बचे वो तो पूरे सिस्टम का है ना, दैट कंटेन बलून स्ट्रिंग एंड स्फीयर ना। अब आपने बलून उड़ गया है ऊपर, सही है, क्योंकि स्ट्रिंग ब्रेक हो गई, सो बलून ऊपर निकल गया, उसका वेट निकल गया, रह गया होगा। जो इसका स्ट्रिंग का मास है वो भी खत्म हो गया होगा, राइट। सो नाउ यू आर ओनली लेफ्ट विद द स्फीयर, राइट, समझ लो, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली स्फीयर, सो दैट इज व्हाई। ओके, ठीक सो है। द मास इज 4 एंड द एक्सेलरेशन इज दिस, सो कर लो भाई। So 32. ओके, 32 परफेक्ट। चलो जी, 32 परफेक्ट। अच्छा जी, ये क्वेश्चन शहीद करवाएगा। शहीद प्लीज रीड कर लोगे? A vertical rod is fixed to the horizontal surface of a table as shown in figure 3.1. A spring of mass 7.5 grams is able to slide along the full length of the rod. The spring is first pushed against the surface of the table so that it has an initial compression of 2.1 centimeter. The spring is then suddenly released so that it leaves the surface of the table with a kinetic energy of 0.048 joules and then moves up the rod. Assume that the spring obeys Hooke's law and that the initial elastic potential energy of the compressed spring is equal to the kinetic energy of the spring and that leaves the surface of the table. Air resistance is negligible. But ओके, by using the initial elastic potential energy of the compressed spring, calculate its spring constant. अबे थका दिए इन्होंने तो यार, इतना लंबा क्वेश्चन लिख के। अच्छा छोटा जी, कर दो। है। अच्छा जी, सो स्प्रिंग स्प्रिंग ऑफ द मास इसने, सही है, एंड इनिशियल कंप्रेशन इतनी आ रही है, एंड आपके पास जो है एनर्जी जो है वो इतनी आ रही है, दिस मीन्स कि सारी की सारी एनर्जी कहाँ से आ रही होगी, काइनेटिक से आ रही है। सो बेसिकली ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट होकर काइनेटिक में आ रही होगी, राइट। सो अच्छा जी, सो यू कैन यूज द फार्मूला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। Kinetic energy is equals to elastic potential energy, right, which is equals to half kx square, okay, and half into 0.048, okay, is equals to k हमारे पास है unknown and x हमारे पास है 2.1 centimeters, okay, fine, so 0.048 times 2 divided by 2.1 exponent negative 2 and k, how much? 217.68. 217, तो 220 हो जाएगा। ओके जी, आगे आ जाओ भाई। Calculate the speed of the spring as it leaves the surface of the table. Okay, the kinetic energy is given, the mass is also given, and okay, fine. लगा दो भाई, half mv squared is equals to ke, सही है। So 0.048 into 2 divided by you have 7.5 exponent negative 3 to convert it into gram and then square rooted. So आपके पास आंसर आ जाएगा v का 3.6 आ रहे हैं। 3.6 आ रहा है, ओके, चलो सही है। ओके, लेट्स मूव ऑन। The spring rises to its maximum height up the rod from the surface of the table. This causes the gravitational potential energy of the spring to increase by 0.039 joules. Calculate for this movement of the spring the increase in the height of the spring after leaving the surface of the table. So gp equals to mgh. So mass is given as
7.5 exponent -3, right? G is 9.81 and H is to be found, जबकि increase in GP is 0.39. Divide कर लो भाई. 0.53. Okay. So आप कह रहे हो 0.53. This is H. Okay. आगे आ जाओ भाई. Calculate the average frictional calculate the average frictional force exerted by the rod on the spring as it rises. अच्छा जी. So we have this much amount of energy, right? That is converted into gravitational potential energy, while the total energy in the kinetic form is 0.48, right? 0.048, right? So इसका मतलब है कि जो remaining energy है वो कहाँ चली गई होगी? Heat. 0.048, okay, heat के अंदर, okay. So 0.048 आपके पास यहाँ पे आ रही है, सही है. एंड इसमें से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 0.039, सो हाउ मच लेफ्ट? सर ये सर वही है ये ना हमारा वर्क टोटल डन अगेंस्ट एनर्जी? रेजिस्टिव फोर्स है। हाँ जी. दूसरा वाला क्या बोलो, मुबीन क्या बोलो? मैं पूछ रहा था ये वही कॉन्सेप्ट है ना, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। यस, लॉ ऑफ So yeah, कंजर्वेशन. 9 into 10 raised to the power minus 9, ओके. 9 एक्सपोनेंट -2, ओके. 3. और 3 आ रहा है, ओके. अच्छा जी, अब आपको पता है कि भाई वर्क डन के बराबर आ गया ये, सही है. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, ओके. कम ऑन. फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है 0.53, डिवाइड कर दो, कितना बनता है? फोर्स कितनी बनती है फोर्स? जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो वन सेवन ओके, 0.017 को 2 कर देते हैं, ओके. अच्छा, मे बी एक क्वेश्चन है मेरा, लेट्स से तुम लोग जवाब दे पाते हो या नहीं दे पाते. ये जो मेरे पास, Third, हाँ बोलो. 0.017. 0.017 है तो राउंड ऑफ किया ना, 2 किया. अच्छा, Right. 17 ले लो. चलो 17 ले लेते हैं, 2 SF के अंदर हो जाएगा, 2 जो है 1SF के अंदर है. अच्छा जी, मेरा एक क्वेश्चन है. सो द क्वेश्चन इज के द स्प्रिंग वाज प्रीवियसली compressed, okay, and जब आपने उसको स्प्रिंग को रिलीज किया, सो द स्प्रिंग स्ट्रेचेस, ओके, and it contains some amount of elastic potential energy initially, right? But when we are solving this and applying the law of conservation of energy, we didn't consider the elastic potential energy. Why? Anyone? बहुत सिंपल सा आंसर है. तो सारी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो गई। परफेक्ट, सही हो गया. एंड देन वो काइनेटिक जो है वो पूरी की पूरी जीपी में ट्रांसफर नहीं हो रही, बल्कि वो कुछ ना कुछ लॉस हो रही है, राइट? सो दिस मीन के स्प्रिंग वाला जो सिस्टम है दैट इज समवॉट थोड़ा सा सही है. चलो, गुड है. आगे आ जाओ भाई शेर. The rod is replaced by another rod that exerts negligible frictional force on the moving spring. The initial compression X of the spring is now varied in order to vary the maximum increase in height of the spring after leaving the surface of the table. Assume that the spring obeys Hooke's law for all compressions. On figure 3.2, sketch a graph to show the variation with X of delta H. Numerical values are not required. मुझे ग्राफ का प्रेडिक्ट कर सकते हो, शेप प्रेडिक्ट कर सकते हो? एनीवन कैन प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द ग्राफ? Whether it would be straight line, whether it would be straight line, increasing or decreasing, whether it would be curve, increasing or decreasing, okay, or like this, which one? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहले ये बताओ कौन सी कैटेगरी में से आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन, कर्व या नीचे वाला कर्व? एंड देन उसके अंदर आप चले आना. सेकंड वाला। सेकंड सेकंड वाला. वाला। सेकंड, ओए कर्व होए. ऊपर की तरफ। कर्व ऊपर की तरफ. एंड क्या रीजन भाई? सर वो उसकी प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट एक्स स्क्वायर की आ रही है। एच इज ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर। सो यू आर सेइंग कि mgh इज बेसिकली इक्वल टू हाफ के एक्स सर स्क्वायर्ड. थ्री वाला हो सकता है, थ्री वाला हो सकता है वो नहीं, इनडायरेक्टली नहीं हो सकता।
इनडायरेक्टली नहीं नहीं डायरेक्ट ब्रो, आपको इक्वेशन से रिलेट करना है ऑलवेज, ओके। पहले आप ये देखो कि इक्वेशन कौन सी रिलेट हो रही है, हाइट और एज के बीच में, राइट। सो बेसिकली ऑल द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू फ्रॉम काइनेटिक टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और मैक्सिमम इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट। सो अगर हम ये वाली इक्वेशन से रिलेट करें, दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कुछ एयर रेजिस्टेंस भी है, बट वी आर जस्ट इक्वेटिंग क्या के पास जो है ना अच्छा जी, एच is let's say directly proportional to x squared, okay। So ये आपके पास है, right, since the h is increasing and x square is also increasing, so that's why आपके पास ये इस तरह का ग्राफ होना चाहिए, okay। so ये और x जो है, the initial expression compression is x, सही है। अच्छा जी, देखते हैं सही बन रहा है। मुझे थोड़ा सा इसमें ना कुछ चीजें प्रॉब्लम आ रही है। कर्व लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ओके। कर्व लाइन हैज अ इंक्रीजिंग ग्रेड, फाइन, सही तो बनाया, बट अगर हम में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई initially it is compressed, okay। तो जीरो कंप्रेशन एंड सो ऑन, फाइन, जीरो जितनी कम कंप्रेशन होगी उतनी कम हाइट होगी, ओके फाइन। एंड चलो फाइन, कोई सर मसला ये नहीं। बोला हुआ है ना नेग्लिजिबल फ्रिक्शनल फोर्स है, तो वो हाँ वो, कंप्लीटली उसमें सर एक बार आप बता सकते हैं, मुझे समझ हाँ नहीं आया। बता देता हूँ। अच्छा, उससे पहले आपको बताने से पहले, अगर नेग्लिजिबल फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती, देन व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द ग्राफ? इफ द फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी significant, what would be the shape of the graph then? सर ये होता है इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। हाँ, क्या बोल रहा है भाई? सर ये ऊपर से डाउनवर्ड्स कर्व हो रहा होता है ना। है नहीं नहीं, कर्व थोड़ा नीचे होता शायद। कर्व थोड़ा नीचे होता है। इक्वेशन बना के चेक करो, इनिशियली सर अब सारी की टाइम सारी एनर्जी ये होगी और एम जी एच प्लस आपके पास जो आ जाएगा सम सॉर्ट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द रिफ्रैक्शन, ओके। सो एंड दिस इज समथिंग कांस्टेंट, राइट। सो अब जो आपका ग्राफ होगा वो ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा होगा, राइट। इन दैट केस योर ग्राफ वुड लुक लाइक दिस। ये क्या हुआ है? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, उल्टा बनेगा इसका, ऐसे बनना चाहिए। अब इतने गंदे गंदे रिएक्शन मत दो यार, ऐसा बनना चाहिए। सही हो गया। सर एक बार और समझा दें। अच्छा खैर सर बाय चलो, द वे ऐसे क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आके बस जो है ना एक कांस्टेंट, एक फैक्टर आप ऐड कर रहे हो ना, कांस्टेंट फैक्टर है, सही है। तो उसकी वजह से वो ग्राफ को ओरिजिन जैसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, सही है। हम्म। तो जब c का फैक्टर आता है तो ग्राफ ऊपर को चले जाता है, राइट। इसी वजह से जब यहाँ का फैक्टर आएगा तो वो ग्राफ को पूरा ऊपर या नीचे ट्रांसलेट कर देगा, राइट। तो ये है, खैर चलो इसको इग्नोर करो, खैर। अच्छा यूसुफ भाई देखो, उसने क्वेश्चन में कहा कि द रॉड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर रॉड दैट हैज नेग्लिजिबल फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। नाउ all the elastic potential energy is only converting into kinetic and then gravitational potential energy, right? Nothing is losing, okay। So हमने कहा कि भाई this is all the elastic potential energy that we have initially, okay, and तो वर्क डन after तो दे दे रहे फैक्टर के अंदर, वर्क डन हम तो वर्क डन नेग्लिजिबल हो फैक्टर गया नहीं। ना, वो तो फायदा नहीं ना, खत्म हो गया, वो तो नेग्लिजिबल है, ओ राइट। फिर ठीक है, समझा। सही है, तो वो ओके बस समझ आ डायरेक्टली गया। प्रोपोर्शनल है, सही। अगर वर्क डन का फैक्टर इंक्लूड करके सोचोगे देन वो ग्राफ शिफ्टेड हो गया, तो ऊपर जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से जाएगा, ओके। ठीक है। चलो आगे आ जाओ भाई। एनीवन इज इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन? यस, सर मैं आ जा, कर ले कर ले कर ले, मैं वेट कर रहा था। सर आप पढ़वा दीजिए। अब बस बेटा सॉल्व भी करवाना है, हाँ सॉल्व भी करूंगा। अब ऑन सीन, ऑन सीन है। A ball Y moves along a horizon the surface and flies to the ball G as illustrated in the views from above in figure 4.1 and 4.2. Before collision, after collision, ball Y has a mass of 0.25 kg and initially moves along a line PQ. The ball Z has a mass mz and is initially stationary.
After the collision, the ball Y has a final velocity of 3.7 meter per second at an angle of 27 degrees to line PQ, and ball Z has a final velocity of 5.5 meter per second at an angle of 44 degree to line PQ. Calculate the component of the final momentum of the ball in the direction perpendicular to line PQ. ओके, परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू का मतलब ये वाले डायरेक्शन आपने फाइंड करने, ये वाले So मोमेंटम फाइंड करने। हाँ 0.5 sin 27. ओके, परफेक्ट हो गया। सो आप कह रहे हो 3.5, ओके, विच इज द वेलोसिटी साइन 27, राइट? ये आ गया वेलोसिटी का कंपोनेंट, एंड नाउ यू हैव टू टाइम्स इट बाय द मास। ओके, सो मास आप 3.5 है 3.7, सॉरी माय बैड। और 3.7. हाँ हाँ सही है, 2.5 इसका मोमेंटम आ गया, सही हो गया। जी हाँ एंड फॉर द नीचे वाली बॉल यू डू 5.5, वेट, द फाइनल मोमेंटम, लेकिन ये एम की sin फॉर्म में आएगी। ओके फाइन, चलो आ जाएगी। सो कैलकुलेट फाइनल मोमेंटम इन द डायरेक्शन, m से मल्टीप्लाई हो रही है उसमें super. सर सिर्फ उन्होंने बॉल वाई का ऐसे सिर्फ बॉल वाई का पूछा, सॉरी माय बैड माय बैड। ओके जस्ट दैट्स इट। सो 0.25, ओके, इंटू 3.7 साइन 27 कितना आ रहा है? 0.42। 0.42। आगे आ जाए बेटा। अब सर ये उसका मांग रहा है नीचे वाली. अबे ये मांग रहे हैं एम जेड, मास ऑफ द जेड, नीचे वाली बॉल का मास मांग रहे हैं, राइट? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ sir. सही है। सो अब इसका मोमेंटम की इक्वेशन में डालो पहले, 5.5 एंड देन साइन sin 44, 44. राइट, टाइम्स इट बाय मास ऑफ द जेड, ओके। एंड यू नो दैट इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम कितना है भाई? इनिशियली कौन कौन सी बॉल वर्टिकल मूव कर रही है? सर ये वर्टिकल मूव करिए. सर ये तो प्रीवियस वाली का नहीं होगा. प्रीवियस वाली का जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, राइट? समझ रहे हैं ना भाई? जी जी. So zero initial vertical momentum is equals to final vertical momentum is 0.42 plus mz times 5.5. Come on, 5.5 sin sin 40, पता नहीं कितना था, 44। 44. सही हो गया, सिंप्लीफाई कर लो। तो ये 0.42 नेगेटिव हो जाएगा. जी, अच्छा, by the way, there should be a sign of negative, right? That refers the direction because one is moving upward and the other is moving downward, okay? So this is also negative and this is also negative, so negative negative goes off. Okay, कितना आ रहा है भाई मास? 0.11. 0.11। क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? 0.1, परफेक्ट। आगे आ जाओ भाई। During the collision, the average force exerted on Y by Z is Fy, and the average force exerted on Z by Y is Fz. Compare the magnitudes and direction of Fy and Fz. Numerical values are not required. एफ वाई, ओके, क्या करोगे? सर इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है, कंपेयर करना है. हाँ, अब देखो यहाँ पे बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा है, राइट? So over here, the Newton's third law is being applied. So you know that you have two different objects moving in the same, two different objects, and there is the same type of force, the contact force, for the same amount of time, right? So the force should be equal, okay? The force should be equal to each other, okay? And the force should be opposite, okay? अच्छा, डोंट राइट दैट वे, ये गलत हो जाएगा। इस तरह से अगर लिखोगे ना, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ओके? प्लीज कीप इन माइंड, ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है, ओके? यू हैव टू तो राइट इक्वल, मैं बोलूँ क्या बोलूँ? ये बोला है. फोर्स, ओके? ये कॉन्सेप्ट गलत इस वजह से है, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कैन ओनली बी फॉर्म व्हेन यू हैव द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, राइट? एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ जेड, अच्छा ये सॉरी, एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ जेड रेफर्स दैट
you have one object and you have two forces acting on that same object, and they are in the opposite direction and their magnitudes are equal, right? इसका ये मतलब है, clear हो गया? So be careful, right? चलो, अच्छा जी, this is the first thing, and the direction आप कह सकते हो कि opposite to each other, to each other. Okay, आगे आ जाओ. Two blocks A and B move directly towards each other along a horizontal frictionless surface as shown in figure in view from above in figure 4.3. The blocks glide perfectly elastically before the collision. Block A has a speed of 4 meters per second and has speed 6 meters per second after the collision. Block B moves back along the original path with a speed of 2 meters per second. Calculate the speed of block A after the collision. Okay, so they mentioned that they're perfectly elastic collision, right? क्या formula होता है perfectly elastic collision का? Total, total momentum. Momentum क्यों लगा रहा है भाई? Sorry. U1 minus U2 हाँ, equals V2 minus V1. U1 minus U2 is equals to V2 minus V1, right? So, अच्छा, you have to consider the direction, positive, negative, okay? So U1 is 4, U2 is negative 6 equals to V2. Okay, so the block B move along the original path with the speed of, after the collision, block B move with its speed of okay, 2, and then एक second, okay, after the collision, block B move back along, okay, move back, okay, move back means in this direction, so its speed become positive, okay, so that's why it's 2, negative V1 is to be found, okay. Now solve कर लो इसको, so ये हो जाएगा 10, 10 and then minus 2 would be -8. negative 8. सर 8 कैसे हो सकता है? बिकॉज वहां हाँ पर जी, 10 प्लस होगा, वहां भी 10 ही होगा ना क्या मतलब? ऑलटुगेदर। मतलब अगर वो मूव्स बैक इट्स ओरिजिनल पाथ, तो उसका ओरिजिनल पाथ एक ही तरफ नहीं है? Move back along its original path, not मूव बैक अलॉन्ग इस ओरिजिनल पाथ का मतलब है कि ये वन डायमेंशनल मोमेंटम है, राइट? एंड मूव बैक अलॉन्ग इस ओरिजिनल पाथ का मतलब है कि वो इस तरफ आया एंड देन इट मूव बैक अलॉन्ग इस ओरिजिनल पाथ, राइट? इट्स नॉट चेंजिंग द पाथ्स, ओके? यानी टू डायमेंशनल मोमेंटम नहीं, वन डायमेंशनल मोमेंटम में पीछे जा रहा है, राइट? क्लियर हुआ? ओके। नहीं समझ में आया? पक्का समझ में आया या नहीं आया? आ गया आ गया। चलो, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट है। ओके जी, Sure, आगे। बोलो, कौन बोल रहा है? sir, but before collision, the speed is like 10. So after also it यस, should be 10, right? यस। But if you use 8, you don't get 10. वाई ब्रो? So 2 it says it's moving माइनस, backwards, right? हाँ I don't understand. ब्रो, मूविंग बैक का मतलब ये है कि उसने वो ये वाली डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? और इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, यस, सो दैट्स व्हाई इट्स जस्ट 2। नहीं, स्टिल नॉट गेटिंग? Sir, but its original path is like going left, and it says it goes back along. So I don't know. गोइंग, देखो उसने कहा हुआ है कि ब्लॉक बी मूव बैक अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। मूव बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ का मतलब होगा, जो आप लोग जो डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हो ना, वो तब उसका सेंस बनेगा। मूव बैक अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ का मतलब ये है कि, अच्छा आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि मूव बैक अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। अच्छा, अगर हम इसको सोचें, देखो जब वो कोलाइड होगा, सो कोलिजन के बाद इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, क्योंकि उसने कहा देयर मूव इट मूव बैक अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ, सो दिस शोज दैट इट शुड मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट?
इसकी डायरेक्शन ये होने वाली है, इसकी डायरेक्शन ये होने वाली है, राइट? बस ये सेंस है। क्लियर हो रहा है या स्टिल अनक्लियर? यस, कुछ तो बोलो यार। Sir, kind of. नहीं नहीं, मसला बताओ, मसला क्या प्रॉब्लम है? So it says it moves back along its original path. Matlab it's like it's supposed to go towards its original path, like left. हाँ सर, वो एक ही तरफ नहीं जाएगा अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। यानी आप लोग कह रहे हो कि आफ्टर द कोलिजन वो इसी डायरेक्शन में जाए, ऐसा बोल रहे हो? बिकॉज देखिए, आप जी sir. -v1 को इक्वल्स टू +8 करके आपको -8 कैसे मिल रहा है, प्लस कैसे हो रहा है आपके पास वहां पे? अबे देखो ना, ये तो 10 बन रहा है, सही है। ये यहाँ पे जी। प्लस है, इसको वहां भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा? -2 बन जाएगा, 8। तो -8 बन जाएगा। मतलब सर 10 - 2 -8 कैसे हो गया? 10 - 2 8 बन रहा है, -8 नहीं बन रहा भाई। भाई ये देखो ना, आपके पास तो है देखिए, 10। आपने एंड में -v1 इक्वल्स टू 8 लिखा हुआ है, तो आपने उसको माइनस हटा क्यों दिया? आप माइनस का भी था ही नहीं। एक सेकेंड। अच्छा, मैंने इसको कैंसिल किया भाई, ये कह रहे हो? इट शुड बी जी -8, ये एक्चुअली। ऐसा बनना चाहिए, ये कह रहे हो? जी। सही है, फिर कोई मसला नहीं। यस, यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। सही है, तुम्हारा क्लियर हो गया? यस। अच्छा जी, अब बताओ इमाद, इज दैट क्लियर? Yes. ओके, पक्की बात है ना? अब अगर आप वो बनाओगे, सो यहाँ पे 8 ले लो, नेगेटिव नेगेटिव मेक्स इट पॉजिटिव, सो 2 + 8 मेक्स इट 10। सो 10 इनिशियल है, 10 फाइनल है। ओके, क्लियर हो गया? एवरीबडी क्लियर है? Yes, sir. ओके भाई, चलो। अच्छा जी, ये दो क्वेश्चन है, दो अलग अलग बंदों से करवाना है। सही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पोलराइजेशन, एनीवन इज इंटरेस्टेड इन पोलराइजेशन में? एनीवन? सर मैं कर लूँ। ओके, कर लो भाई। A beam of vertically polarized light is incident normally on a polarizing filter as shown in figure 5.1. The transmission axis of the filter is initially vertical. The filter is then rotated through an angle of 360 degrees while the plane of the filter remains perpendicular to the beam. On figure 5.2, sketch a graph to show the variation of the intensity of the light in the transmitted beam with the angle through which the transmission axis is rotated. ओके, क्या करेंगे भाई? जब जीरो होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, सही है। और 360 पे दोबारा मैक्सिमम होगी। ओके, परफेक्ट। फिर कर्व बना लेंगे 180 पे जीरो। 180 पे जीरो क्यों भाई? ब्रो, अगर आप उसकी एम्पलीट्यूड की इक्वेशन देखो, सो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन जस्ट कॉस की इक्वेशन बनती है, राइट? कॉस का मतलब है एक कंप्लीट साइकिल बननी चाहिए। यानी अगर आप ऐसा कह रहे हो, ये ठीक। अच्छा जी, तो ऐसे मैक्सिमम नहीं हो कि वैल्यू 90 से जाएगी, पे 180 पे आएगी, फिर 270 पे आएगी, फिर 360 पे आएगी। आएगी क्या मतलब? मतलब लाइक लाइन ऐसी होगी, लेकिन वो 90 पे मिनिमम होगी, 180 पे मैक्सिमम होगी, फिर 270 पे मिनिमम, फिर 360 पे मैक्सिमम। एक सेकंड ना, हम निकाल के चेक करते हैं, क्योंकि देखो कॉस का ग्राफ है ना, तो कॉस के ग्राफ में प्रॉब्लम हो जाएगा, 180 पे मैक्सिमम आनी चाहिए। देखो आपके पास इक्वेशन ये है, I/I0 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? सो कॉस जीरो करोगे, कॉस जीरो आपको 1 मिलेगा, सही है। कॉस जीरो गिव यू 1। ओके, स्क्वायर करोगे तो वो 1 ही रहेगा, सही है। एंड देन जब आप कॉस 90 करोगे, जीरो मिल जाएगा, राइट? एंड देन कॉस 180 करोगे, सही है, यू विल गेट -1। -1 का स्क्वायर करोगे, यू विल गेट 1। ओके,
So यहाँ पे भी 1 आ रहा है. Okay. So over here we are also getting 1. Okay. सर And दो then साइकिल्स बनेंगे। हाँ जी, फिर 2 साइकिल बननी चाहिए. एंड देन अगर हम 270 पे देखें, सो एट 270 कॉस 270 वुड बी 0, राइट. एंड ये बन जाएगा फिर इस तरह से. तो सर बस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख ली हाँ तो जी. क्या है? यस. सही है ना, समझ में आ गया. जी सर। चलो, सही हो गया, ये आ गया. ओके. एंड परफेक्ट. सही हो गया. यूसुफ, आपको भी समझ में आ गया. जी चलो, सर. आगे आ जाओ भाई. The intensity of the light in the incident beam is 7.6 watts per meter square. When the transmission axis of the filter is at an angle theta to the vertical, the light intensity of the transmitted beam is 4.2 watts per meter square. Calculate angle theta. सर हम वही ओके. फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. सही I है. is equals I naught cos square theta. कॉस स्क्वायर थीटा. सही हो गया. I naught 7.6 है और ओके. I 4.2 है. एंड देन अंडर रूट. ओके. कॉस थीटा. 41.97 है. ओके. 42. सो थीटा आप कह रहे हो 42. अच्छा. अगर एक सेकेंड, हमारे पास है कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है, सही. एंड ग्राफ हमारे पास ये बन रहा है. सही है. सो थीटा इज 42. थीटा 42 का मतलब है कि थीटा 42 होगा यहाँ पे, राइट. इस जगह पे, लेट्स से थीटा 42 इस जगह पे होगा, 90 के तकरीबन हाफ पे आ रहा होगा, राइट. 45 से थोड़ा सा पहले को आ रहा होगा, राइट. यहाँ पे कहीं पे आएगा, सही है. देखो, कभी कभार ना वो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि how many different angles are there where the intensity when you rotate the axis so intensity same आए, right. how many different angle, मतलब अगर आपने let's say आपके पास जो है ना, आपने you rotated the polarizing filter, okay, and you got the intensity 4.2, right. so अगर मैं आपसे पूछूं how many other possible angles are there, right, where you get the same intensity of 4.2 but you rotated the angle, okay, you changed the angle, right, but your intensity is getting 4.2. तो क्या होगा, आप क्या कहोगे. just draw the line. okay, ऑल इस क्वेश्चन नहीं पूछो, बट जस्ट ड्रॉ द लाइन. एंड यहाँ पे आपके पास आ रही होगी, राइट. यहाँ पे आपके पास आ रही होगी, यहाँ पे आपके पास आ रही होगी, राइट. So these angles would be the angle जहाँ पे आपके पास जो है ना यहाँ पे आ रही होगी, राइट. So 90 plus 42 करोगे, you'll get the same intensity. Then 180 आपके पास 180 plus 42 करोगे, you'll again get that same intensity, right. And then 270 plus 42 करो, नहीं सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया. यहाँ पे जब ये वाली जब वैल्यू आएगी, सो 180 माइनस 42 करोगे, तो यहाँ पहुंचोगे. एंड देन जब यहाँ पे होगे, देन 180 प्लस 42 करोगे, देन you'll मूव ऑन टू दिस इंटेंसिटी. एंड देन जब यहाँ पे होगे, देन यू डू 360 माइनस 42, राइट. तो फिर आपके पास आ जाएगी. इज दैट क्लियर. जी सही है ना. अच्छा जी. रुबायत, क्या 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 टेंशन है ग्राफ में भाई. रुबायत, क्या बताने ग्राफ में. आई जस्ट मेड द क्वेश्चन माई सेल्फ, ओके. ये क्वेश्चन था नहीं, राइट. सो अगर नहीं समझ में आया, देन इट्स ओके, कोई मसला नहीं है. 42. वो ब्रो, वो तो इक्वेशन है ना. I is equals to I naught cos square theta. This is the equation, na? This is the Malus law, okay? That basically relate the incident density and the final intensity, right? Bro, cos is square है ना, so wherever you get the negative one, you have to square it become positive ना. Look, यहाँ पे देखो. So
when putting 0, I get 1 plus 1, squaring it makes it 1 only. 90 पे रखा, so it also gets 0. But 180 पे रखा, I get negative 1, and I have to square it because it is in the formula, right? So that's why. सही हो गया, आ जाओ भाई. अच्छा जी, what is meant by the diffraction? Okay, diffraction में तुम कहते हो spreading of light after passing सर ये वेव नहीं बोलेंगे इसमें? through. अबे 2 मिनट तो दे, मेरी स्क्रिप्ट खराब कर रहा है यार. The spreading of light after passing through the obstacle. Obstacle. Spreading का आगे. अच्छा जी, क्या क्या गलतियां लगनी है इस इक्वेशन में, इस डेफिनेशन में क्या क्या गलतियां? एक तो भाई साहब ने बता दिया, वेरी गुड ब्रो, वेरी गुड. बट एनी अदर मिस्टेक दैट यू कैन पॉइंट आउट? तो ऑब्स्टिकल की जगह गैप या स्लिट लिखेंगे. ओके. और वो इनटू Sir, ज्योमेट्रिक bending. शैडो. वेरी Sir, गुड. bending is for refraction. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक शेडो जरूरी नहीं है. इनटू ज्योमेट्रिक शेडो लिखें क्या? फिर मार्किंग स्कीम में तो दिया होता है. यार मेनली मार्किंग स्कीम है ना, ज्योमेट्रिक शेडो वो उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर दिया होता है. ब्रैकेट के अंदर का मतलब होता है कि इफ यू डोंट राइट देन यू विल गेट द मार्क. ओके. अच्छा जी, चलो. सो द फर्स्ट थिंग दैट इज इनकरेक्ट इज बेसिकली द बेंडिंग. यू हैव टू राइट स्प्रेडिंग. Okay, spreading of not light, you have to write wave. Okay, wave, because this phenomenon is not only related with the light. Okay, it is like the general phenomena after passing through. Acha, if you're riding the obstacle, then you have to change after passing around the obstacle, not through it, right? Because nothing can pass through any obstacle, right? And if you don't want to ride the obstacle, then you can just skip it, and you can ride after passing through the slit or edge or something, right? So these are the three mistakes. अच्छा जी, ये देखो. Wave passing through an aperture, okay. Edge or angle, सही है. इस wave spreads, okay, into geometric shadow. ये देखो, मोस्टली वो लिख रहा होता है geometric shadow उसके अंदर. यहाँ पे जो है ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसमें ना मार्किंग की में इन्होंने, ये देखो शायद यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया वो, मे बी bracketed content indicate the word which do not need to be explicitly seen to gain mark, but which indicate the context for an answer. Okay, the context does not need to be seen, but if a context is given, then it is incorrect. If the context is given that is incorrect, then the mark should not be awarded. Okay, so if you're writing something जो कि मार्किंग की के अंदर ब्रैकेटेड पोर्शन के अंदर है, सो इफ यू राइटिंग समथिंग दैट्स गुड, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कोई मार्क नहीं मिलने वाला. बट इफ यू राइटिंग समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा बट गलत लिख रहे हो, गलत इनकरेक्ट फिजिक्स है, देन दे कैन डिटेक्ट द मार्क फॉर दैट. ओके, क्लियर ना भाई? अच्छा जी. जी. Basically, underlined content must be present in your answer to award the mark. Okay, this means either the exact word or another word that has the same technical meaning. Okay, so अगर तुम मार्किंग की चीज पेपर चेक किया करते हो, देन ब्रैकेटेड वाले अगर नहीं है तो तुम उसमें नंबर ना काटोगे अपने, राइट? बल्कि इफ यू मिस एनी थिंग दैट हैज अंडरलाइन एंड यू डिडंट राइट इट, तो फिर आप पे उसका नंबर कटेगा, राइट? सो यप, फाइन. चलो आ जाओ, इसको भी पढ़ लेना कभी यार. ये छोटी सी चीज है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ में आ जाती है. ओके, आ जाओ भाई. अच्छा जी, ये कौन करवाना चाह रहा है? एनीवन इज इंटरेस्टेड इन द दिस वन? एनीबॉडी? सर मैं करवा रहा हूँ. है, करवा दे भाई. A beam of light, a beam of light of wavelength 4.3 x -7 is incident normally on a diffraction grating in air. The third order diffraction maximum of the light is at an angle of 68 to the direction of the incident light beam. Calculate the light spacing d of the diffraction grating. हम्म, क्या करेगा भाई?
थर्ड ऑर्डर d दिया हुआ है। sin d sin हम्म d sin theta is equals to n lambda. ओके, सो एन हमारे पास है थर्ड ऑर्डर, सही है। लैम्डा इज गिवन एज 4.3 एक्सपोनेंट नेगेटिव 7, ओके। फॉर एंगल हम कर लेते हैं 68 प्लस 68, सो Sin 68 सिर्फ। ओनली, ऐड नहीं करना है। जी क्यों भाई? नहीं, उस जीरो से जीरो ऑर्डर से लेते हैं हम लोग ऐसा? थीटा। बहुत सही यार, तुम तो सही सीख रहे हो, वेरी गुड यार। ओके, बेहतरीन बेहतरीन, निकाल दो भाई। 0.4 exponent negative 0.4, एक और भी तो बताओ। 0.4 अच्छा 1.4, 1.4 exponent negative 6. -6, ओके गुड हो गया। आगे आ जाओ भाई। Determine a different wavelength of visible light that will also produce a diffraction maximum at an angle of 68 degrees. ओके, अच्छा बाय द वे दे आर डिफ्रैक्शन, okay, so d remains the same because we are not changing the apparatus, okay. Angle remains the same. N and lambda are the two things जो कि इन्होंने mention नहीं की हुई, right? Determine the different wavelength of the light that will also produce a diffraction at the same okay, क्या करोगे आप? Can we take Sir, 3 N भी lambda? same है diffraction maximum। कैसे? अच्छा, वो that मैंने will कहा also वो नहीं है। produce, that will also produce, हाँ सही सही है। N lambda equals to d sin theta, okay. So n is 3, wavelength is to be found, okay. So सर 1.4, बोलिए। इधर एंगल और डी सेम रहेगा। हाँ जी, ओके मेंशन किया मैंने उसने क्वेश्चन कि वो देखो, ये दोनों चीजें अपैरेटस के चेंज करने से चेंज होती हैं, राइट? इन्होंने एंगल सर मेंशन कर दिया। 10 बोलिए। 10⁻⁻6 था या -4 था? अच्छा -6, सॉरी सॉरी, परफेक्ट हो गया। एंड देन यू हैव द वेवलेंथ ऑफ, अच्छा थर्ड ऑर्डर है, वेवलेंथ निकालनी है, निकाल दो भाई सर कितना आ रहा है। वेवलेंथ आ रही है जैसे 430 एक्सपोनेंट 9 -9 सॉरी 430, वो भी एक्सपोनेंट? 4.3 exponent negative 7. 430 अबे ऐसा कैसे आ सकती है? 430 एक्सपोनेंट सर -9 वो विजिबल लाइट की है। एक ओके, क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए। सर आप 3 को 4 लेंगे शायद, पता नहीं। आप चलो एक काम कुछ करते नहीं हैं, करते। सर नहीं नहीं करते हैं, मुझे मैं भी जहन इस में आ रहा क्वेश्चन है। में वो करने लगा था। 3 को 4 नहीं लेंगे बिकॉज एक मिनट, देखते देखते मैं समझ, मैं आपको क्वेश्चन पे आता हूँ अभी, एक सेकंड देना। इब्राहिम एक सेकंड देना, इमाद ने भी पूछ रहा है। इमाद आप क्या कह रहे हो? Sir, why can't we use 4? ओके, आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। इब्राहिम आप क्या कह रहे हो? उसी चीज पे आ रहा हूँ भाई, मुझे एक सेकंड दो सर भाई। बोलो। मैं इसमें वो एन और लैम्डा को इक्वेट करने लगा था और उससे फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ करने लगा था इस क्वेश्चन को, तो वो नंबर गलत है। ऑफ एन, किसको एन और? एन एन को पहले 2 से चेक करूंगा, फिर 3, फिर 4। हाँ उसी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली इन्होंने डिटरमिन द डिफरेंट वेवलेंथ, तो हमें ये नहीं पता हुआ, हमें ये नहीं पता हुआ कि कौन से ऑर्डर पे आपके पास ये वेवलेंथ आ रही होगी, राइट? सो वी डोंट नो दैट। सही हो गया। सो आप ये तो पहले जो है उसको एन को 2 लेके सॉल्व कर लो, एन को 3 लेके सॉल्व कर लो, एन को 4 लेके सॉल्व कर लो। जरा टू सेकंड ऑर्डर पे बताओ क्या आ रही है वेवलेंथ, एंड देन थर्ड ऑर्डर पे बताओ। 6.49 and then power -7। 6.49 एक्सपोनेंट -7, ओके। अब जरा 3 पे बता दो। 4.3 into 10⁻⁻7। ओके, 4.3 एक्सपोनेंट -7। अच्छा अब जरा मुझे 4 पे बता दो। 4 पे 3.2 into exponent -7। ओके, 3.2 एक्सपोनेंट -7, राइट? नाउ अब जरा इसको एनालाइज कर दो, राइट? 3.2 एक्सपोनेंट -7 is basically outside the electromagnetic spectrum, okay? So this is UV, okay? So not part of
विजिबल स्पेक्ट्रम, पहली बात हो गई, सही हो गया। 4.3 एक्सपोनेंट -7 इज ऑल्सो मेंशन्ड हेयर, सो आपने वो काम तो नहीं करना है, राइट। तो ये वाला काम तो गलत हो जाएगा, राइट। समझ पा रहे हो ना बच्चों? सो दिस इज प्रीवियसली डन, सो previously done, okay, and this is the only possibility, okay. Is that clear guys? सही है। So देखो in these type of questions, will they always mention a type of electromagnetic wave? देखो, हाँ क्या मतलब? Bro, they mention Like the visible. no, like in any other question, if what if they don't mention it, the visible or anything? They mention something कि जिससे आपको पता चले, right? Because otherwise you can change the number of order, right? Or you can change the, either they mention the maximum angle, or they change the order, or they change something, or they mention something कि जिससे आपको पता चले। Otherwise this question would be like endlessly वो solve आप करते रहोगे, कुछ भी आंसर नहीं आएगा, right? So otherwise not possible। सही हो गया ना? सर ये समझ नहीं आया कि एन को चेंज क्यों किया बाद। देखो उन्होंने ना एन मेंशन नहीं किया हुआ, उन्होंने कहा कि डिटरमिन अ डिफरेंट वेवलेंथ, ओके। इफ यू टेक द सेम वेवलेंथ तो तुम्हारे पास तो सेम ही आंसर आ रहा है ना, वो तो पिछले वाले पार्ट का ही आंसर आ जाएगा, तो फायदा नहीं होगा कुछ, राइट। सो दे सेड दैट डिटरमिन द डिफरेंट वेवलेंथ of the visible light that will also produce a diffraction maxima at the same angle. So angle is same, d is same, lambda is not same, right? अब आपने n को अपने हिसाब से चेंज करना है, right? Maybe you are, let's say, changing a light of the color, जैसे यहाँ पे जो है ना, this is something ब्लू और वायलेट लाइट है, राइट। यू आर चेंजिंग ब्लू वायलेट के आसपास है, यू आर चेंजिंग इट विद द रेड, ओके। so if you're using the red light, so the second order of the red light will also be produced at the same angle of 68 as the third order of the blue light, right? यानी आप कहोगे कि भाई this is basically the overlapping वाला case where is a specific order of one color of the light overlaps the specific order of the other color of the light, right? Is that clear? Yes, कुछ हाँ जी ना तो सर। बोलो यार। ओके। अच्छा जी, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई कराने वाला है? एनीवन इज इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिसिटी? सर मैं करा। तुम कराओगे? अच्छा जी, एक सेकेंड। मुझे जो है ना, दो पार्ट मैंने यहाँ तक आपसे करवाना है, यहाँ से आगे फिर यूसुफ कराएगा। यूसुफ खामोश बैठा है इतने इतने टाइम से। ये वाला पेज आपने करवाना है, आ जाओ। A metal wire has a resistance per unit length of 0.92. The wire has a uniform cross-sectional area of 5.3 multiplied by 10 raised to minus 7 meter square. Calculate the resistivity of the metal wire. क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं? तो सर R equals to rho L over A. तो परफेक्ट हो गया, हम resistivity को सब्जेक्ट बना दें। सही हो गया, सही है। एंड रेजिस्टेंस कहाँ से लाया per भाई? unit length दी हुई है। ओके, सो सर दिस resistance per मीन्स unit length तो मैंने दी हुई है। परफेक्ट। तो जो आपके पास है, आर ओवर एल इज गिवन, टाइम्स इट बाय ए, which is 5.3 exponent -7. How much? 4.9 into 10 raised to minus 7. 4.9 exponent -7. Okay, चलो। A battery of electromotive force EMF E and negligible internal resistance is connected in series with a fixed resistor and a light-dependent resistor LDR as shown in figure 6.1. The resistance of the two fixed resistors is 1400 ohm and the intensity of the light illuminating the LDR causes it to have a resistance of 1600 ohm. A voltmeter connected across the LDR reads 6.4 volts, show that the current in the LDR is 4.0 multiplied by 10 raised to minus amperes. Okay, क्या करेंगे भाई? अच्छा, you can ignore this thing for now, maybe ये आपको तंग कर रहा हो, right? This is, let's say, nothing, okay? Cause अब ये आपके पास जो है, now this is a series circuit, okay? So just use V equals to IR, okay? And okay, so 6.4 volt is across the LDR divided by
1600 is the resistance of LDR, so that gives a current. Sir 4.0. 4.0 टोटल रेजिस्टेंस नहीं लेंगे इसमें? नहीं ना ब्रो, उसने जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है दैट इज ओनली अक्रॉस द LDR, राइट? तो मसला हो जाएगा हमारे लिए, समझ रहे हैं ना? ठीक है सर। चलो आगे आ जाओ। Calculate the number of free electrons passing through the LDR in a time of 3.2 minutes. Number of free electrons, okay. We have the current, Oh, we have the time, we have the length, we have the resistance as well, we have the cross sectional area. अगर हम सर पहले चार्ज निकाल लेते हैं, हैं फिर Q equals to NE का फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। या अगर हम I इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है हमारे पास, उससे बच जाएंगे, सही है। Q इक्वल्स टू NaLe, ये फॉर्मूला लगा रहे थे, सही है। इससे ही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज आ जाएगा, सही है। सर हम I/T नहीं कर सकते? सॉरी अब यार IT। वो डायरेक्ट ही हो जाएगा, हाँ इससे कोई फायदा होगा नहीं। सही है सही है। Q इक्वल्स टू IT कर दो, सो 4 एक्सपोनेंट -3, सही है, इंटू 3.2 इंटू 60, राइट। और आप इसको डिवाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19 कर लोगे। सर आंसर आ रहा है 0.76। 4.8 एक्सपोनेंट 18। ओके 4.8 एक्सपोनेंट 18, ओके चलो। सर हम्म जब ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो सर अक्सर मेरी पावर कभी मतलब 1 या 2 नंबर से डिफरेंट होती है मार्किंग स्कीम से। हाँ हम देख लेते हैं भाई। सर पता नहीं क्यों। ब्रो मे बी कैलकुलेशन में कोई गलती कर सकते हो अगर आप, क्योंकि पावर डिफरेंट होने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आपकी कैलकुलेशन में कोई ना कोई गलती हो रही है। या तो आप इसकी कन्वर्जन नहीं ठीक है करोगे सर। या कुछ ना कुछ करोगे। पावर गलत होने का मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता है, ओके। अगर लाइक आपका आंसर सही आ रहा है, पावर सही नहीं आ रही, इसका मतलब है कि यू आर जस्ट डूइंग द सेम मिस्टेक, कुछ भी नहीं कर रहे हो आप और उसके अलावा। वैसे चलो फिर भैया। फॉर्मूला कौन सा यूज किया? हाँ जी। क्यू फिर इक्वल्स टू फॉर्मूला आई कौन सा टी यूज किया? क्यू इक्वल्स टू आई टी भाई। Q इक्वल्स अच्छा टू आई अच्छा। टी से हमारे पास करंट चार्ज आ गए, एंड वी नो दैट वन चार्ज इज बेसिकली इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट -19, okay. So if we have like x, like if we have that many coulombs of charge, so how many electron will be there, right? So हमने इस चीज को जो है ना, इस चीज को हमने इधर रख लिया, यानी इस चीज को हमने आप कह रहे हो कि इधर रख लिया, राइट? यहाँ पे रख लिया हमने इस चीज को, इधर रख लिया, समझ रहे हो आप? चलो आ जाओ भाई, यूसुफ आ जाओ। यूसुफ बेकार बैठे हो। अच्छा, कैलकुलेट द EMF E। ओके। अच्छा, उन्होंने हमें पहले 6.4 बताया हुआ है हाँ। फॉर 1600 ohms। हम्म। तो बस उसके बाद हमें पता है ना कि इन सीरीज सर्किट द करंट स्टेज द सेम, तो बस 1400 ओवर द करंट यू हैव, फिर आप बस ओके प्लस कर दो 6.4 से, आपको मिल ओके जाएगा डन हो ये गया। सो EMF। V इक्वल्स टू आई आर। ओके सो वोल्टेज आपके करंट आपके पास है 4 एक्सपोनेंट -3, रेजिस्टेंस आपके पास है 1400, राइट? सो दिस इज V, ऐसा इसका जो भी वोल्टेज आएगा 6.4 प्लस जो भी आपके पास आ रहा है इज इक्वल्स टू 5.6। 5.6 आप कह रहे हो, सो 11 बन जाएगा। 12। 12, ओके। चलो जी आगे आ जाओ। Okay, determine the ratio power dissipated in LDR over power dissipated in fixed resistor। क्या फॉर्मूला यूज कर लें? तो आ, आपकी करंट तो सेम होगा ना, और आपके यस। पास रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो I2R, दोनों सेम करंट होंगे, और दोनों LDR का 1600 ओवर फिक्स्ड रेजिस्टर का 1400। ओके बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, सो ये आ गया 1600
एंड डिवाइडेड बाय 1400। ओके, कितना आ 1.1 जाएगा? 1.1 1.1। ओके, आगे आ जाओ भाई। The environmental conditions change, causing a decrease in the resistance of the LDR in beef. The temperature of the environment does not change. State whether this is a decrease, increase, or no change. अच्छा. The intensity of the light illuminating the LDR. वो तो inverse relation होता है ना, तो फिर तो intensity increase होगी सही हो गया। और current भी increase होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, राइट। हाँ, बिकॉज रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। और वोल्ट मीटर की रीडिंग तो डिक्रीज होगी ना, बिकॉज वहां पर बिकॉज उसकी रेजिस्टेंस जो कम हो ऊपर रही है, बस उसकी रेजिस्टेंस कम रेजिस्टेंस हो कम रही हो है। रही है। सही है। जी। सर पहले वाला इंक्रीज कैसे? देखो ना, उसने कहा है कि एलडीआर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है ना, सो एलडीआर की रेजिस्टेंस और लाइट इंटेंसिटी ऑन द ओह, एलडीआर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ओके, वो राइट। मैंने देखा नहीं, डिक्रीज चलिए था। आप सेकंड और थर्ड पार्ट एक दफा दोबारा समझा देंगे? ओके, देखो, जो रेजिस्टेंस है एलडीआर की, जब वो उसको आप डिक्रीज करोगे तो उसकी वजह से ओवरऑल टोटल सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। दैट अलाउ द ग्रेटर करंट टू फ्लो थ्रू इट, राइट। तो करंट इन द बैटरी इंक्रीज हो गया, राइट। क्लियर हो गया? जी अच्छा, जब करंट इन द बैटरी इंक्रीज हुआ, उससे होगा क्या? when the greater current flow through this resistor, fixed resistor, so there will be the greater potential difference, right? समझ पा रहे हो? यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? ज्यादा ड्रॉप होगा। सो देयर विल बी लेसर पोटेंशियल डिफरेंस लेफ्ट ओवर। ओके, क्या ये बात समझ पाए? जी सर समझ। बस ये कॉन्सेप्ट है। चलो इंक्रीज और डिक्रीज का हम ऐसे देख सकते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली नहीं प्रोपोर्शनल है। नहीं, ऐसे नहीं देख सकते। देखो, करंट और रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ पे अगर डायरेक्टली इन्वर्सली लगाओगे ना, उसमें फंस जाओगे। उसकी वजह ये कि डायरेक्टली इन्वर्सली सिर्फ तब लगा सकते हो जब एक ही रेजिस्टर हो सर्किट के अंदर, राइट। बट यू हैव टू डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन, राइट। यहाँ पे एलडीआर पे डायरेक्टली या इन्वर्सली नहीं लग सकता है डायरेक्ट, ओके। आपने डायरेक्टली इन्वर्सली जो है ना वो सिर्फ यहाँ पे ही लगेगा, उसको आपने इससे सोचना है, राइट। इस पे आप डायरेक्टली इन्वर्सली लगा के फिर आप देखोगे कि इसका इफेक्ट इस पे क्या पड़ रहा है, राइट। So if you're considering this LDR directly and you're just thinking about the direct changes or the direct consequences of this one, so you will end up getting incorrect answer, right? क्योंकि आप भी कह सकते हो भाई, if the current through it increases, so it should the voltmeter reading should also go up, right? तो तुम ऐसा भी कह सकते हो, राइट। ऐसा नहीं कह सकते हो लेकिन, राइट, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस भी तो डिक्रीज हो रही है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। कर। सर हाँ, पहले समझ में आ गया तब ये जो कंफ्यूज हो थर्ड गए। पार्ट है, हाँ जी, बोलो बोलो। सर जो थर्ड पार्ट में रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, हम्म। सर इसके लिए लेकिन अगर हमारी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है और करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, हम्म। तो फिर मतलब वोल्ट मीटर पे मेरी ज्यादा जान, मैं चेंज वही तो नहीं कह होगा, रहा हूँ, मतलब अबे नो रुक चेंज। तो। देखो ना, जब वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज हो रही है, सॉरी, जब वोल्ट मीटर सॉरी जब करंट इंक्रीज हो रहा है, सही है। जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो वो ज्यादा करंट यहाँ से गुजरेगा, तो उसकी वजह से देयर विल बी ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। क्या ये बात समझ पा रहे हो? सर सीरीज में करंट सेम नहीं होता? अबे ऐसा चमाट ओह, पड़ेगा, दो डिफरेंट सिनेरियो है, ओह, दो नहीं, डिफरेंट समझ गया। सर्किट है। जी, जी, इस जी। इसकी सर्किट एक दफा, इसकी रेजिस्टेंस एक दफा अलग है, फिर एक और दफा इसकी रेजिस्टेंस ही अलग है, राइट। सो यू आर बेसिकली जी सर। कंपेयरिंग द टू डिफरेंट सर्किट्स एक्चुअली, राइट। अच्छा खैर, तो अच्छा, अब बेसिकली जो है ना, देखो, जब आपने इसकी रेजिस्टेंस, व्हेन द एलडीआर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, सो सर्किट के अंदर करंट ज्यादा आ गया, राइट। एंड व्हेन देयर इज अ करंट, ग्रेटर करंट फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टर, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे मान लो हम करंट की वैल्यू यूज कर लेते हैं, राइट। हम करंट की वैल्यू यूज कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे करंट 4 था ना, यहाँ पे करंट 4 था, मैं इस करंट को 8 ले लेता हूँ, राइट। प्रीवियसली हमारे पास एलडीआर पे जो करंट गुजरा था वो 4 था, हम इसको 8 ले लेते हैं, करके देख लेते हैं, राइट। 8 ओम की रेजिस्टेंस है, राइट। 8 एक्सपोनेंट -3 की, राइट। जब 8 एक्सपोनेंट -3 की रेजिस्टेंस है, जब वो यहां से पास होगा, अब देखो हमें पता है कि द ईएमएफ इज 12 वोल्ट, राइट। एंड द ईएमएफ इज नॉट चेंजिंग, राइट। सही है। अच्छा जी, जब 8 का करंट यहां से पास होगा, व्हाट विल बी द वोल्टेज? हम बताएगा, 1400 इंटू 8 एक्सपोनेंट -3।
आई सपोज कि भाई रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर डिक्रीज होने की वजह से जो है ना करंट इन द होल सर्किट इंक्रीज हो गया है, तो उसकी वजह से जो नया वोल्टेज आएगा अक्रॉस फिक्स रेजिस्टर वो कितना आ रहा है? 11.2। 11.2। ओके, सो 11.2 अगर यहाँ पे जा रहा है, रिमेनिंग कितना बच रहा है? 0.8 आ रहा है। पॉइंट। पहले आप देख रहे थे 6.4 था, सही है। तो देखो ये जो रेजिस्टर, ये जो हमने वोल्टेज की बात की, दैट इज बेसिकली इनडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस चेंज, राइट? डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन नहीं आ रहा है, राइट? अब आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई ओके इसकी जो रेजिस्टेंस डिक्रीज आप कर रहे हो, इसके अंदर से करंट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा, राइट? हमने ना रेजिस्टेंस को इसके अंदर से देखा, ना करंट को इसके अंदर से देखा। हजाम सुन रहा है, समझ रहा है? प्लीज बोल। जी जी सर, क्लियर हमने हो। सिर्फ इसको देखा क्योंकि देखो ये एलडीआर है, इस पे आप डायरेक्टली ओम्स लॉ नहीं लगा सकते हो, राइट? ये प्रॉब्लम कर देता है फिर, राइट? डायरेक्टली ओम्स लॉ सिर्फ फिक्स रजिस्टर पे लगता है, राइट? एलडीआर डजंट फॉलो द डायरेक्ट ओम्स लॉ रिलेशन, राइट? उसका आप यहां से देखोगे और फिर देखोगे कि वोल्टमीटर रीडिंग पे क्या फर्क पड़ रहा है, राइट? क्लियर हो गया? चलो जी, आ जी जाओ भाई। सर। इरफान, आर यू अलाइव? इरफान? Yeah. ओके, यू हैव टू डू द लास्ट क्वेश्चन। In the following list, underline all the particles that are not fundamental. नॉट फंडामेंटल। ओके। That's a nucleon, ओके, baryon. एंड बैरियन। ओके, गुड। सर उसको हटवा दें सिलेबस से। आए, बहुत सिंपल सा चैप्टर है जानू, बहुत सिंपल सा। ओके, A प्लीज मूव nucleus ऑन। of thorium-230 decays in stages by emitting alpha particles and beta negative particles to form a nucleus of lead-206. Determine the total number of alpha particles and the total number of beta negative particles that are emitted during the sequence of decays that form a nucleus of lead-206 from the nucleus of thorium-230. ओके, टाइट क्वेश्चन है ये। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बोलिए। सर फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते थे? अबे फंडामेंटल का मतलब है जिसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ना हो, राइट? जैसे कि क्वार्क है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो यानी जितने भी लेप्टॉन्स हैं आपके पास, राइट? टाउ है, म्यूॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, और इनके न्यूट्रिनोस, राइट? दे आर ऑल द नॉन फंडामेंटल, ओके, सॉरी, दे आर ऑल द फंडामेंटल, ओके। एंड इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल बस एंटी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन। क्वार्क ना हो, है ना? यस, जिसके अंदर क्वार्क ना हो, यस। सही हो गया, ठीक है। अच्छा। ओके, सो वी हैव टू डू द सीरीज ऑफ डिके। सो सबसे पहले start with the alpha decay, okay? So when you do the first alpha decay, you'll left with 226 and 92. Sorry, 88. 88, right? When you do the next alpha decay, right? The next alpha decay will be left with 222 and then 84, 80, sorry, 86. And when you do another alpha decay, so yeah, you left with 218 and 80. 82, 84, 84. Okay. And when you do another alpha decay, so you are left with um 214, 214 and 82. 82. Okay. And when you do another alpha decay, so you will be left with 210. Okay. And And uh 80, 80. Okay. And then when you do another alpha decay, you reach the destination. 206, 206 and 80, and no, 78. 78. Now you have to do the beta decay, because you know that in beta decay the nucleon number doesn't change, right? So that is why I first do the alpha decays, right? So अब अगर हम कर लें, अब बीटा डिके कर लें यहाँ से आगे, सही है? So the first beta decay takes us to 206 and 79, okay? Basically a one beta decay causes a one increase in the proton number, right? So we have to go from 78 to 82, so we have to do four beta decays, okay? सही है? ये पूरी माला बना के अगर करना चाह रहे हो तो कर लो, सही है? अगर नहीं चाह रहे हो देन जस्ट थोड़ा सा लॉजिक लगा के कर लो, कोई मसला नहीं है। सर इसकी टू वर्किंग की बात नहीं होती ना? हाँ, इसकी ये इसकी कोई वर्किंग नहीं करनी होती इसकी।
इसकी कोई वर्किंग है तो नहीं वैसे, देखते हैं क्या मार्किंग की क्या कहती है, अल्लाह जाने। ये सर ये मार्किंग की समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अरे यार, ये चार चार कम करे जा रहे हैं। मैं बता दो 1 सेकंड। 206 and 82 सही है। सो हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6, सो वी हैव 6 अल्फा पार्टिकल एंड वी हैव 4 बीटा पार्टिकल, राइट। सही है, इसमें ऐसे कोई इसका वो नहीं होगा यार, कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए इसमें। लोग जस्ट 6 and 4। भाई देख, वजी सुन रहा है ना? भाई देखो, उसने ये दिया हुआ था, सही है, और यहाँ से उन्होंने ये बना दिया, राइट। हमने यस सबसे सर। पहले अल्फा निकालना शुरू किया, राइट। अल्फा बेसिकली होता क्या है, अल्फा इज बेसिकली 4 and 2, राइट। यानी आप जो है ना अल्फा इतनी दफा निकाल दो कि यू आर राइट हेयर 230 पे हो, 206 पे पहुंच जाओ, राइट। सो मैंने इतनी दफा अल्फा निकाला कि मैं 206 पे पहुंच गया, राइट। और मैं हर दफा 4 ऊपर से कम किया, 2 नीचे से कम किया, राइट, समझ रहे हैं? सर तो 206 पे आने के बाद आप बीटा पे क्यों आ गए? एक अबे पहले ये तो समझ, यहां तक तो समझ, ये समझ में अच्छा आया? अच्छा, ये समझ आ गई आ गई आ गई। आ गई, सही है। अच्छा जी, अब तुम्हें क्या करना है, प्रोटॉन नंबर अगर देखो, सो बेसिकली इनिशियली प्रोटॉन नंबर है 92, फाइनली ये प्रोटॉन नंबर 82, 90 से 82 आ रहा है, सही है। हमने स्टार्ट तो 90 पे किया था, लेकिन जब हमने यहाँ तक डिक्रीज किया तो हम 78 पे पहुंच चुके थे, राइट। तो बीटा डिके जब हम करते हैं तो बीटा डिके से सिर्फ प्रोटॉन नंबर पे फर्क पड़ता है, ऊपर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो एक बीटा डिके कॉजेज 1 प्रोटॉन इंक्रीज, एक और बीटा डिके, एक और प्रोटॉन इंक्रीज, एक और बीटा डिके, एक और प्रोटॉन, एक और प्रोटॉन, एक और बीटा डिके, एक और प्रोटॉन, राइट। समझ रहे? ठीक यस। है समझ सर गया बेटा समझ गया। पॉजिटिव में डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है जी। अगर लेट से वो ये होता है ना इस तरह से, 206, और लेट से आपके पास होता आपके पास होता लेट से, आप कह लो 75, 75, ओके। अब देखो 78 तक हम पहुंच चुके हैं, राइट, और मैं कह रहा था यहाँ पे बीटा पॉजिटिव निकल रहा है, राइट। सो अब आपने 3 बीटा पॉजिटिव और निकालने होते टू गेट टू द 75, राइट। क्लियर हो गया? सो वेन सर एवर। ये जो जी सर। बोलो। सर ये जो दो दो माइनस किए हुए माइनस टू करके 78 तक पहुंचे हुए हैं, हाँ, ये हमें माइनस टू कैसे पता चलेगा कि हमें माइनस टू ही करना है इसमें? देखो आपके पास जो रिएक्शन आएगा वो 3 किस्म का रिएक्शन आएगा, सही, अल्फा का आएगा, सही है, हाँ बीटा प्लस का आएगा, बीटा नेगेटिव का आएगा, और बीटा पॉजिटिव का आएगा, राइट। और बीटा पॉजिटिव का आएगा, राइट। ये बीटा नेगेटिव है और ऊपर वाला बीटा पॉजिटिव है, राइट। ये बीटा नेगेटिव है, बीटा, ये 3 रिएक्शन है, राइट। इसके अलावा चौथा रिएक्शन हमारे कोई सिलेबस में नहीं है, राइट। जब भी आपको इससे अगर कोई क्वेश्चन देता है कि जिसके अंदर आपको डिक्रीज करना है, ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हमेशा नोन होता है कि इट इज 4,2, राइट। ऊपर से 4 डिक्रीज होगा, नीचे से 2 डिक्रीज होगा, दिस इज ऑलवेज वाला केस है, राइट, मतलब कभी चेंज नहीं हो सकता, राइट। समझ रहे ये हैं? हो गया, समझ गया सही। समझ गया। सो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है कि जिसमें यू हैव गिवन द इनिशियल थिंग एंड दे आल्सो मेंशन द फाइनल थिंग एंड दे आर आस्किंग द नंबर ऑफ अल्फा बीटा इमिटिंग, सो ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन विद द अल्फा पार्टिकल डिके और अल्फा डिके फर्स्ट, ओके। और फिर आप देख लो कि जब आपने अल्फा डिके निकाल दिए पूरे, सही, जब आपने अल्फा को डिके करवा करवा के न्यूक्लियॉन नंबर आपने फाइनल तक पहुंच गए, देन कंपेयर और देन सी व्हाट्स द प्रोटॉन नंबर्स आर, राइट, एंड मेक श्योर कि वो प्रोटॉन नंबर जो है वो फाइनल के बराबर हो, राइट। इफ इट इज लेसर देन द गिवन वन, देन आपको इंक्रीज करने के लिए बीटा नेगेटिव डिके करना पड़ेगा। एंड इफ इट इज even lesser than what you got, like 78 से भी कम है, then you have to do beta plus decay, right, वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, राइट। क्लियर हो रहा है बच्चों? यस सर। बस ये इसका रूल है, ओके। आ जाओ इरफान, प्लीज मूव ऑन। Methane has a charge of minus 1 e, where e is the elementary charge. The quark composition of the methane includes a charm antiquark. State and explain the possible flavor of the other quark in the methane. ओके, सो सो a meson only contain one Two quark. quarks, Yes, right? one quark and its and one antiquark, right, जिसको आप two quarks कह रहे हो, right. So a quark and an antiquark, okay, always, right. So they mentioned that the quark composition include a charm quark, सही है, so there's a charm quark, okay, and यहाँ पे आपको negative, you want to make it negative charge, right. So negative charge बनाने के लिए क्या करोगे, so charm quark has a charge of -2 or 3, right, नेगेटिव या +2 or 3, एंटी चार्म में तो -2 or 3 हो जाएगा, सही है। एंड इफ यू टेक एनी अदर quark, लेट्स से हम
So this is anti-charm if we take a down quark, okay? Down quark is -1/3, right? So -2/3 and then -1/3 gets us to -3/3, which is -1, okay? So yep, it could be it could be and it could be just up, sorry, down, okay? या तो वो down हो सकता है, it could be bottom, okay? Okay, or it could be strange. It just has to add up to -1, right? Yes. So you Okay. just need to add a charge that takes you to the -1, तीनों acceptable है, okay? Let's see what they look. Down, strange, and bottom. Okay, good. Okay, because both contain the -1/3 charge. Fine. That's it for today. Acha ji. Just try October, November 23. Okay, November 23, variant 23. Okay, just try this one. सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था वो वेव्स का, आप देख सकते हैं, आपने जवाब नहीं दिया। बिल्कुल देख लेते हैं भाई।